लुईस संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले संयोजी कोष तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों उदाहरण लुईस संरचनाओं से संबंधित हैं। संयोजी कोष किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु का बाहरी कोष संयोजी कोष कहलाता है, क्योंकि सामान्यतः बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं। यानी जिस कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं उस कोष को संयोजी कोष कहते हैं। और सामान्यतः जो सबसे बाहरी कोष होता है उसी के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और सामान्यतः ये बाहरी कोष के ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम लुईस संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लुईस संरचनाएं क्या हैं? जब हम किसी परमाणु को या किसी अणु को उसके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ दिखाते हैं तो उन संरचनाओं को लुईस संरचनाएं कहते हैं। तो पहले हम परमाणुओं की लुईस संरचना पढ़ेंगे। तो पहला उदाहरण इसमें है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। तो बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। हम परमाणु का प्रतीक लिखेंगे और उस इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा या क्रॉस के चिन्ह के द्वारा भी हम दिखा सकते हैं। ये बिंदु के द्वारा दिखा रखा है, हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, पर सामान्यतः हम बिंदु के द्वारा ही इसको दिखाते हैं। अब देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में होंगे, ये दोनों को हमने बिंदु के द्वारा दिखा दिया हीलियम परमाणु के साथ। फिर लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2 1, यानी बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो इसको हमने एक इलेक्ट्रॉन यानी एक बिंदु के द्वारा दर्शाया। इसी तरह से बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। तो बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 2। तो बहुत बड़े नियम से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। जो बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है उनको यहाँ पे लिख देते हैं बिंदु के रूप में। फिर बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 3। तो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉनों को हम इसके चारों तरफ बिंदु के रूप में दिखा देंगे। इसी तरह कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 बिंदु दिखा दिया। फिर ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5। अब ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर फ्लोरीन में इसी तरह से परमाणु क्रमांक 9 होता है। तो बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और नियोन में बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, परमाणु क्रमांक इसका 10 होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका स्तर यहाँ पे पूरा है। तो इस तरह से ये हम लुईस संरचनाएं इस तरह से दिखाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ। अब इसको समझते हैं अणु की लुईस संरचनाएं किस तरह दिखाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का उदाहरण है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में होते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु H2। अब 2 परमाणु होंगे तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दोनों एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हमने दिखा दिया, ये यहाँ पे 2 परमाणु लिख लिए और दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। बीच में इन्हें हम इस तरह दिखाते हैं जिससे पता चल जाए कि दोनों के साथ वो संयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का दोनों ने साझा कर रखा है, मैंने बता दिया था पहले ही। अब देखो NH3 की लुईस संरचना किस तरह से दिखाते हैं। सामान्यतः जो ये अणु है ये सहसंयोजी यौगिक ही होते हैं। वैसे हम रासायनिक यौगिक हैं उनकी भी लुईस संरचनाएं दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे NH3 नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु इसके चारों तरफ लिख लिए, 3 तरफ लिख लिए, 1 तरफ बच रहा है खाली। अब नाइट्रोजन के बाहरी कोष में होते हैं 5 और प्रत्येक हाइड्रोजन के बाहरी कोष में होता है 1। तो टोटल हो गए 5 और 3 8 इलेक्ट्रॉन हम दिखा देंगे। 5 इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन की चारों तरफ दिखा दी, 1 2 3 4 5। क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 के साथ 1 ही दिखाया हमने नाइट्रोजन का।
और ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से दिखा दिए, तो ये -3 की लुईस संरचना हो गई। अब इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का हम देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसे छोड़कर लिख दिया हमने गलती से। इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए। अब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो इस तरह से हम दिखा देंगे इन 4 इलेक्ट्रॉनों को, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन 2-2 करके ऑक्सीजन के संपर्क में आए, क्योंकि ऑक्सीजन को भी 2 की जरूरत होती है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इनके बारे में, 1 2 3 4 5 6। तो दूसरा ऑक्सीजन परमाणु 1 2 3 4 5 6। तो अणु में जितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे उन अणुओं के इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदुओं के द्वारा दिखा देते हैं। इसी तरह से यदि कोई आयन है, आयन की देखते हैं, जैसे ये है सल्फेट आयन SO4 -। तो ध्यान रखेंगे आयन में यदि माइनस चार्ज है तो उतने इलेक्ट्रॉन हमें फालतू दिखाने हैं, और यदि प्लस चार्ज है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हमें कम दिखाने हैं। यहाँ पे 2 माइनस के चार्ज हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ज़्यादा दिखाएंगे, और जो परमाणु कम होते हैं उनको हम केंद्र में रखते हैं और ज़्यादा परमाणु वालों को उसके चारों तरफ लिख देते हैं। जैसे अब यहाँ सल्फेट आयन है ये, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, 2 8 6। बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके। ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 6 चौक 24 और 6 30 इलेक्ट्रॉन के टोटल। अब 2 ये 32 इलेक्ट्रॉन हमें टोटल दिखाने हैं। अब चारों परमाणु से चारों तरफ लिख लो, 1 2 3 4। तो पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन इसके लिख लेंगे, 1 2 3 4। कोशिश हमें करनी है सिमेट्रिकल रूप से लिखें, सममित रूप से, जैसे 2 इधर दिखा दिए 2 इधर दिखा दिए। अब 2 और बचे, एक इधर दिखा दो एक इधर दिखा दो, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के। अब ऑक्सीजन के 6, 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6। अब 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाने अतिरिक्त, क्योंकि 2 माइनस के चार्ज है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के 6 हैं और ये केमिकल के साथ हो जाएंगे, इसके साथ साझा करेगा तो यहीं पे एक फालतू इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट कलर से दिखा सकते हैं। कलर फुल चौक मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ इस वजह से, जिससे आपको क्लियर है। ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिखाया मैंने, इसको कलरफुल चौक से या कलर पेंसिल से आप दिखा सकते हैं गोल बिंदु करके अलग से। और इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा देंगे और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके माइनस के 2 आवेश इस पर लिख देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी ये हो सकते हैं फालतू, क्योंकि पूरा अणु की संरचना दिखाने टोटल इलेक्ट्रॉन इस तरह से हम दिखाते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस के पूरे चार्ज यहाँ पे लगाते हैं, वैसे यहाँ भी लगा, एक चार्ज यहाँ पे लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, पर डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं चार्ज का पूरे अणु पे, तो इस वजह से कोष्ठक में बंद करके बाहर लगाते हैं माइनस चार्ज। इसी तरह से हम प्लस वाले का दिखा सकते हैं। एक उदाहरण प्लस वाले का जनो, जैसे ये है NH4+, ये अमोनियम आयन है। अब इसमें 1 प्लस का चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखो किस तरह दिखाएंगे, ये नाइट्रोजन। अब इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 के बाद होता है 1 2 3 4 5। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के अवकाश होता है प्रत्येक के 1 2 3 4। अब
अब टोटल कितने होने चाहिए? 5 और 4 9। अब ये कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ प्लस का चार्ज है तो एक कम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कम कर दो, चाहे हाइड्रोजन से हटा दो और चाहे यहाँ नाइट्रोजन से हटा दो। और सिमेट्रिकल रहे ये संरचना, तो इसमें जैसे नाइट्रोजन के पास से हटाना ठीक रहेगा, तो ये सिमेट्रिकल हमें दिखाई देगी इस तरह से। और ये एक इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए उसको बड़े कोष्ठक में करके फिर से +4 बनाएंगे, क्योंकि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आवेश का पूरे अणु के माना जाता है, तो इसलिए कोष्ठक में बंद करके बाहर ही आवेश का चिन्ह लगाएंगे जैसे यहाँ। तो इस तरह से हम लुईस संरचनाएं बनाते हैं। और भी यौगिकों की या आयनों की जो लुईस संरचनाएं हैं, अणुओं की, परमाणुओं की, या जो अणु हैं वे तत्वों के अणु भी हो सकते हैं, यौगिकों के अणु हो सकते हैं, कि लुईस संरचनाएं आप बना करके देख सकते हैं। और कोई समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज इतना ही, कल इससे आगे पढ़ेंगे।